जय। वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ता विभूषणम् अमरकीर्तिशारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथयागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं ब्रह्ममार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकम् आचार्य प्रवरं नौमि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं ह्यतेगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मैं आज के इस पवित्र ऑनलाइन सत्संग जो कि 435वां सत्संग था, 73वां बाल सम्मेलन था और 58वां स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम में समस्त दादा माँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हार्दिक जय गुरु करता हूँ, गुरानंदित जय गुरु निवेदित करता हूँ। अभी बाल सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात हम लोग स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आज की जो संचालन कर रही थी राधा नंदिनी माँ, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उन्होंने मुझे इस स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम के परिचालना के लिए आमंत्रित किया। तो बिना समय गंवाए हम आज आमंत्रण देते हैं डॉक्टर कृष्णकांत सिंह, जो कि बेसिकली रहने वाले तो बलिया के हैं, लेकिन गाजीपुर में अभी वो कार्यरत हैं, चिकित्सा अधिकारी के पद पे वो कार्यरत हैं। गाजीपुर बनारस का एक निकटवर्ती जिला है और इनका परिचय मुझसे हमारी जो ऐश्वर्या लकी माँ हैं, जो स्निष्ठ हैं, काफ़ी स्निष्ठ हैं और काफ़ी इस स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम में उनका योगदान रहता है। विभिन्न चिकित्सकों को इस प्लेटफॉर्म पे लाना में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्होंने ही हमें उनका नाम बताया था, सुझाया था। जैसा कि मेरी जानकारी में है, आज वो हम लोगों के बीच में आहार विहार विषय पे कुछ हम लोगों को बताएंगे। तो मैं पूरी श्रद्धा विनम्रता और शालीनता से आमंत्रण देता हूँ श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णकांत दा को कि आए और आहार विहार किस तरीके से हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, कैसे मेरा आहार विहार सही रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, मेरी धार्मिक उन्नति होगी, मेरा स्वास्थ्य अक्षुण्ण रहेगा। दादा आप आए और अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद सर। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर्ण कर। इसी के साथ मैं गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए सभी श्रोता भक्तों को मैं सादर वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर के सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुल्लापुर, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पद पर नियुक्त हूं। सर, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको विशेष बधाई। सर, मेरा जो टॉपिक है कि स्वस्थ जीवन के लिए क्या उचित आहार विहार हो, जिसके फॉलो करने से हम स्वस्थ रहें। क्योंकि आपने बार बार ये सब नाम लिया, स्वस्थ परिचर्या, तो सबसे पहले हम जान लें स्वस्थ क्या है। सर देखिए,
स्वस्थ की परिभाषा बताते हुए हमारे आचार्य सुश्रुत बताते हैं चरक सुश्रुत सूत्र 15 के 41 श्लोक में कि समदोष समागनिश समधातु मन क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन इति स्वस्थ अविद्यते। उन्होंने कहा कि जो समदोष, चूंकि आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी कुछ आप जानिए दोष क्या है। दोष चूंकि सर दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष, मेनली दो प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर आपको दो बता देता हूं कि शारीरिक दोष मैंने तीन प्रकार के होते हैं, वात पित्त कफ, ये दोष कहे जाते हैं। और जो मानसिक दोष होते हैं वो रज और तम होता है। तो परिभाषा में आप जाएंगे, स्वस्थ की परिभाषा में व्हाट इज हेल्थ, तो सुश्रुत इतने बड़े आचार्य हजारों साल पहले आज उन्होंने इस चीज को लिखा कि समदोषा समागनिश, माने जिसकी धातु माने दोष सम हो, समदोषा समागनिश जिसकी अग्नि भी सम हो, समदोषा समागनिश समधातु मल क्रिया, उसकी धातु में मल ये सब बैलेंस हो, उनकी आत्मा इंद्रिया प्रसन्न हो, वही पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसी चीज को अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात करते हैं, उन्होंने स्वस्थ की परिभाषा देते हुए कहा कि स्वस्थ को बताते हुए क्या कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। उन्होंने हेल्थ की परिभाषा को WHO डिफाइन करते हैं कि जो आदमी शारीरिक, मानसिक माने सोच और आध्यात्मिक, में बड़ी खुशी हुई कि ये आध्यात्म से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो जो आध्यात्मिक हैं और सोशल विंग जो समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो इन चारों को मिलाकर जो आदमी स्वस्थ रहे उसी को स्वस्थ बोला गया। तो इस स्वस्थ रहने के लिए चूंकि सर आयुर्वेद में कहा गया है कि आयुर्वेद के दो प्रयोजन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुरस्य विकार प्रशमनम च माने स्वस्थ के, जो आदमी स्वस्थ है उसको हम प्रयास करें कि हमेशा स्वस्थ रहे। और दूसरा बात है कि अगर कोई व्याधि से पीड़ित है, अगर कोई रोगी हो गया है, तो उसको रोग से दूर करने का प्रयास किया जाए। यही हमारा मोटो होता है कि जो स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा हो और जो आतुर यानी रोगी हो उनके रोग को हम दूर करें। तो ये हमारा मेनली स्वस्थ परिचर्या में हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि इस स्वस्थ को बनाए रखने के लिए हम क्या आहार विहार लें ताकि हम स्वस्थ रहें। इसके लिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका आहार क्या है। ठीक, देखिए आचार्य चरक लिखते हैं, वो चरक 33 अध्याय चरक सूत्र 11 में कि आहार के त्रय उपस्तंभ जो है उसमें आहार का सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया। आहार हो गया, आहार, ब्रह्मचर्य, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। त्रय स्तंभ में सबसे पहले आहार का वर्णन उन्होंने किया, उसके बाद निद्रा यानी स्वप्न का नींद लेना, और चौथा है ब्रह्मचर्य को। तो सबसे पहले हम आहार की बात करते हैं कि आहार क्या है। देखिए आचार्य लिखते हैं कि अहर अहर गच्छत इति आहार, माने जो गले के नीचे धीरे धीरे कर जाता है मुख मार्ग से, उसे आहार बोलते हैं। ठीक, ये आहार कई प्रकार के होते हैं, अशित, खदित, लेह और पेय। माने असित क्या है, जो दांत से चबाकर हम ग्रहण करते हैं, अन्न मार्ग से, अन्ननलिका से स्टमक में जाता है, वो अशित हो गया। अशित खदित जो कुतर कर खाते हैं जैसे उसको हम, तो वो भी एक प्रकार हो गया। पेय माने जो पीकर हम गले मार्ग से लेते हैं उसको पेय कहते हैं। और लेह जो हम चाटते हैं, जैसे कोई चाटते हैं, जैसे च्यवनप्राश अवलेह टाइप का है, उसको हम चाट कर यूज करते हैं, दूध पीते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आहार को कैसे हम गले से निकले। आचार्य लिखते हैं कि अहर अहर गच्छत इति आहार, जो गले से धीरे धीरे कर निकला जाए उसे आहार बोलते हैं। ठीक, ये आहार का कार्य क्या है, आहार के बारे में हमारे आचार्यों ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कई चैप्टर इसको आचार्य चरक और सुश्रुत में इसका वर्णन है। अन्न से मैंने आहार विधि विशेषायतन है, तो उन्होंने आहार जो हम लेते हैं वो हमारे शरीर का पोषण करे, धातुओं का पोषण करे, और जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिले ताकि हमारा जीवन प्रक्रिया संचालित हो। तो इसलिए मनुष्य के लिए भोजन यानी आहार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये आहार कैसा होना चाहिए, आप सबसे बड़ी प्रश्न उठता है कि आहार कैसा होना चाहिए। जो आहार है वह व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से डिपेंड करता है। ये नहीं कि एक मैं बता दूं कि एक कोई पर्टिकुलर आहार है सबके लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं है।
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कृश है यानी दुबला है, कोई व्यक्ति स्थौल्य है यानी मोटा है, कोई व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति सांवला है, कोई व्यक्ति गोरा है। तो हर व्यक्ति के प्रकृति नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा भोजन, कौन सा आहार उसके लिए सुटेबल है, ठीक, उपयुक्त है। तो इसलिए आप सबसे पहले आहार के बारे में जानें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक संतुलित आहार में 6 चीजें आवश्यक हैं। 6 चीजों में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है वसा यानी फैट, उसके बाद प्रोटीन, जल, खनिज और विटामिन। ये चीज हमको एक संतुलित आहार में होना चाहिए कि उपयुक्त मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लें, प्रोटीन लें, फैट लें, विटामिन लें, जल लें और खनिज लें, मिनरल्स लें, ताकि हमारा लाइफ एक सुचारू रूप से निरोगी, बिना रोग के हम लंबे समय तक दीर्घायु की कामना करते हैं। सर, कहा गया है, हमको एक श्लोक याद आता है कि आयुर्वेद की परिभाषा में बताया गया है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तत् आयुर्वेद इति उच्यते। ये आयुर्वेद हित की, अहित की, सुख की, दुख की ये बात करता है। इसमें हम आयुर्वेद के नियमों को फॉलो करके दीर्घायु प्राप्त करते हैं, लंबी उम्र प्राप्त करते हैं। तो आप हमेशा भोजन के प्रति अलर्ट रहें। हमारे लिए कहा गया है, एक युक्ति कही गई कि सुबह का जो भोजन होना चाहिए वह राजा की तरह करना चाहिए, ठीक। जैसे राजा अब करते हैं कि आजकल के ट्रेंड में जो हो गया है, सुबह उठकर चाय पी लिए, नाश्ता कर कर लोग भागते हैं और दिन भर लोग कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है खाने के लिए। एक कहावत यह भी है, गांव में प्रचलित है कि 100 काम छोड़कर नहाइए और 1000 काम छोड़कर खाइए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, कितनी इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने कि 100 काम अगर है तो नहाइएगा जो छोड़कर, और 1000 काम है तो उस काम को छोड़कर पहले खाइए। तो आपको इस चीज से, इस उक्ति से कितना बल मिलता है कि आहार और विहार कितना अच्छा होना चाहिए मनुष्य के लाइफ के लिए, ताकि वह दीर्घायु हो। क्योंकि हम सबसे पहले बात किया कि सुबह का जो भोजन होता है वह, चूंकि ये जो गैप होता है रात में, हम जो 12 घंटा या गैप हो जाता है सुबह आने तक, तो उसमें आदमी को जब सुबह का भोजन होता है उसमें काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर उसमें आप हल्का भोजन लेते हैं, केवल चाय पीकर दोपहर तक रहते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। इसलिए कहा गया है कि जो सुबह का भोजन होता है उसको बहुत, माने सूर्योदय के 2 घंटा बाद तक, यानी 10 बजे के पहले तक आपका भोजन अच्छी तरह हो जाना चाहिए, ठीक। उस भोजन में कैसा होना चाहिए? हेल्दी डाइट कहा गया है। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि उस भोज्य पदार्थ में आपका अन्न है। मैं चरक सूत्र 25 की बात को भूल नहीं सकता। उसमें सबसे पहला है जो अग्र द्रव्य है, 152 अग्र द्रव्य, उसमें लिखा है कि अन्नम वृत्तिकरणाम श्रेष्ठम, कि वृत्तिकर पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है। अन्न क्या है? जैसे गेहूं, चावल, अनाज, ये मोटा है, दाल है, ये सब्जी है, ये आपको भोजन में मुख्य पाठ होना चाहिए, ठीक। अन्न का विशेष ध्यान है। तो अन्न को आप ध्यान देते हुए उस भोज्य पदार्थ में अन्न जरूर हो। अन्न के बाद आपका उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हो जैसे सलाद हो, सलाद के रूप में वो फाइब्रस डाइट बन जाती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज गरिष्ठ नहीं हो पाता। मैं बार बार कहता हूं कि भोजन व्यक्ति की प्रकृति पर डिपेंड करता है, नॉट की एक स्पेशलाइज्ड फूड में बता दूं कि ये हो गया कि अगर कृष व्यक्ति है तो उसके लिए ब्रह्मण और बल्य टाइप का भोजन देना पड़ेगा। अगर स्थौल्य है तो उसके लिए लघु और सुपाच्य भोजन के साथ उनको डाइट देना पड़ेगा। तो आप जान लें, सुबह का भोजन मैंने कहा कि राजा की तरह करना चाहिए। और दोपहर का भोजन, देखिए दोपहर का भोजन जो है कहा गया है कि रोगी की तरह करना चाहिए, जैसे रोगी कम खाता है। और रात का भोजन वैसा होना चाहिए जो भिखारी करता है, कि रात दिन भर भिक्षाटन किया, भिखारी के बाद जो पहले के थे जो थोड़ा मोड़ा खा लेते थे उसको पाकर सो जाते थे। तो यही आपको मोटो करना है। कि मैंने समझाने का मतलब हमारा ये है कि जो सुबह का भोजन है वो गुरु होना चाहिए, ताकि आप जो रात में जो लंबा पीरियड खिंच गया है उसको, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए दोपहर का जो भोजन है उसमें मेनली आप फलाहार का प्रयोग करें, छाछ का प्रयोग करें, तक्र का प्रयोग करें वही। और जो शाम का भोजन है उसमें
देखिए बहुत कहा गया है कि अर्ली होना चाहिए भोजन, बहुत आजकल 10 बजे 11 बजे आप भोजन करेंगे रात में तो वो पचने के लिए समय नहीं मिल पाएगा, तो सुबह आपका जो नित्य क्रम है वो सुटेबल ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए दिन भर आपको दिक्कत ना हो। तो इसलिए अर्ली, मैं ये नहीं कहूंगा कि सूर्यास्त से पहले खा लीजिए, ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन हार्डली जाड़े के दिनों में 7 बजे, गर्मी के दिनों में अगर 8 बजे तक भी खा लेते हैं तो ये प्रैक्टिकल है कि आप इतना कर सकते हैं। मैं देखिए ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये हजारों साल पहले, ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्या उस समय की कंडीशन थी, उस समय की वातावरण क्या था, उस समय के आहार विहार, लोगों का चरित्र कैसा था, ये डिपेंड करता है। इतनी आबादी नहीं थी, इतनी एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड नहीं था, तो इतने रोग नहीं थे, तो उस समय की बात है। लेकिन प्रेजेंट में मैं बहुत ही आपको रिजिड नहीं कर सकता कि आप सूर्योदय से ये प्रैक्टिकली नहीं है। तो मैं टाइम बता दिया कि 7 बजे जाड़ों में और 8 बजे तक गर्मियों में भोजन कर लें ताकि सुबह तक आपका भोजन पच जाए। तो कहने का मतलब, और ये आहार कैसा होना चाहिए, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि आहार जो होता है षड्रस युक्त होता है। रस कितने होते हैं? 6 होते हैं, मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कसाय है, ये 6 रस युक्त होता है। हर भोजन में ये रस होते हैं, किसी में कम है, ज्यादा है, किसी द्रव्य में उस द्रव्य की प्रधानता है, किस रस की प्रधानता है उसके अनुसार आप लें। ठीक, जैसे आप लेता है फल का प्रयोग है तो दोपहर में करिए, फलाहार है। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं कि एक रस का प्रयोग सर्वदा वर्जित है। एक रसाभ्यासम दौर्बल्य कराणाम, चरक सूत्र 25 अग्र द्रव्य में लिखा है कि एक रस का प्रयोग जो होता है वह दौर्बल्य कारक है। अगर आप डेली 1 गिलास मौसमी का जूस पीते हैं, अगर 1 दिन पिए ठीक है, 2 दिन पिए ठीक है, लेकिन आप हफ्ते महीने तक एक ही जूस का प्रयोग करते हैं तो मानता हूं कि वह फायदेमंद है, लेकिन वह दौर्बल्य कारण है। अगर आप अल्टरनेट कर आज मौसमी का जूस लिया, कल अनार का जूस लिया, किसी दिन गाजर का और फ्रूट्स का मिक्स लिया, ये अल्टरनेट करते रहें, बदलते रहें, तो मैं नहीं, देखिए मैं अपनी बात नहीं थोपता हूं, मैं कोई भी बात लॉजिकली करना है का मेरी आदत है, ग्रंथों का रेफरेंस देने के लिए हम अपनी युक्ति कहेंगे। चरक सूत्र 25 को मैंने आचार्य चरक इतने हजारों साल पहले ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं कि एक रसाभ्यासम दौर्बल्य कराणाम और सर्व रसाभ्यासम बल कराणाम। तो आप उस चीज को फॉलो करें कि कैसा हो आपका भोजन में। बार बार व्यक्ति के प्रकृति पर है, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए आहार में हम ये नहीं कहें कि मधुर रस का सेवन करो, उसके लिए कटु और तिक्त रस से युक्त द्रव्य की प्रधानता के द्रव्य की मैं सेवन करूंगा। अगर कोई हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसके लिए ये है कि उसके लिए लवण रस युक्त जो है पदार्थ है उसको मैं वर्जित करूंगा। अगर कोई हेमिप्लेजिया का, कोई श्वास रोग का पेशेंट है तो उसके लिए आहार विहार अलग है। किसी के लिए उष्ण आहार उपयोगी है, किसी के लिए शीत आहार उपयोगी है। ठीक, तो आप हमेशा इस चीज को, आहार और व्यक्ति के प्रकृति को सिलेक्ट कर हम चूंकि डॉक्टर हैं तो इस चीज को काफी हम मैनेज करते हैं, और अपनी ओपीडी में भी इस चीज का मैं ध्यान देता हूं कि जो व्यक्ति का प्रकृति है उसको सर्वप्रथम आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसके अनुसार आहार विहार सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद आहार विहार को हमेशा एक रात में दूध पीने की आप आदत डालिए। अगर 1 कप दूध में 1 पाव भी दूध लेते हैं आप, तो आहार में हमारे दूध को एक कंप्लीट भोजन कहा गया है, संपूर्ण आहार कहा गया है। संपूर्ण आहार का मतलब उसमें प्रोटीन भी है, ठीक, फैट भी है, कैल्शियम भी है, और मिनरल्स, विटामिन, मैंने सब कुछ मिल जाते हैं। तो दूध पीने, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत ही महंगे फ्रूट्स खाइए, क्योंकि हम मध्यम परिवार से मैक्सिमम लोग आते हैं, 80% लोग। आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 200 रुपया किलो सेब जब हो तब खाइए, सब जब सस्ता हो तब खाइए। गाजर खाइए, आजकल आज के समय में गाजर मिल रहा है, उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जो आंख की रोशनी बढ़ाती है। ठीक, जो इसमें संतरे खाइए, कभी अंगूर खाइए। तो ये मौसम के अनुसार जो फल है उसको आप ज्यादा प्रयोग कीजिए। और इसी के साथ में और भी जो हमारे आहार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आप उस चीज को हमेशा विशेष ध्यान देते हुए, प्रकृति की परीक्षण करते हुए, जैसे आपने कहा कि दही है, दही सुबह में आप यूज करें, मट्ठा 2 बजे के बाद, माने 2 बजे। फल कोई भी हो सर, हमारे हिसाब से दोपहर में खाएं तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि सुबह शाम रात में फल खाने से थोड़ा ठंडी का असर होता है, जो जुकाम खांसी हो जाती है। चूंकि आजकल जो
महामारी जो एपिडेमिक फैली है कोरोना का, तो इस चीज का ध्यान देते हुए ठंडी चीजों का परहेज करें ताकि इस चीज को हम बचें और दूसरों को भी बचावें। और दूसरा पार्ट होता है विहार से संबंधित मेरा था। विहार का मतलब लाइफ स्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपका एक टाइम टेबल शेड्यूल हो कि सोने का, उठने का, हर काम करने का एक शेड्यूल हो, ताकि आपको एक, बार बार मैं कहता हूं कि आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, कि और एक और का है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए कि आदमी को अगर ये दिनचर्या का प्रयोग करता है, लाइफ स्टाइल एक प्रतिदिन प्रयोग करता है कि हमको इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे खाना, एक रूटीन होना चाहिए। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ही एक इस मेरे लेक्चर से आप एक चीज भी आपने पकड़ लिया, मैंने 100 बात बताई, एक बात भी आपने पकड़ा और इस चीज को फॉलो किया, तो समझिए कि आज का मेरा लेक्चर देने का जो उद्देश्य था, जो मोटो था, वो सफल हो गया। तो विहार पर मैं आपको बताऊंगा कि एक दिनचर्या है। दिनचर्या के बाद ये है कि जो सुबह उठकर नित्य प्रतिक्रिया जो की जाती है और सुबह उठने से लेकर सोने तक, तो जो कंप्लीट इसमें प्रक्रिया है वह दिनचर्या है। ठीक, इसी में बहुत चीज आती हैं कि देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा गया हमको। हाँ ठीक, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में मान लीजिए 4 बजे है, नहीं उठ पाते हैं तो सुबह अर्ली उठने का प्रयास कीजिए। अर्ली का मतलब कि 5 और 6 के बीच में भी अगर आप उठ जाते हैं तो इस माने जो प्रेजेंट में चल रहा है, बहुत मैं बात पुराने ऐतिहासिक काल की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके हिसाब से अगर 5 और 6 बजे के बीच उठकर आप नित्य क्रम करते हैं, देखिए कोई भी चीज सुबह जब उठते हैं तो आप में सुबह के समय, सुबह 4 बजे वात का प्रकोप रहता है। जब आप उठते हैं, 10 कदम उठते चलते हैं, तो सबसे पहले आपको फीलिंग होती है कि नित्य क्रम करें। अगर उस चीज को लेट कर आप उठेंगे तो जो कोलन होता है, बृहद आंत्र होता है, उसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है और स्टूल जो होता है कठिन हो जाता है, तो फिर आपको उस स्टूल पास करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप अर्ली अगर उठकर ये हैबिट बन जाती है, सुबह उष्ण पान भी लोग करते हैं ताकि उठने के बाद अगर गर्म जल पीते हैं तो भी एक प्रक्रिया जो है मल पास करने की आसानी हो जाती है। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं कि आप हमेशा दवा का यूज करें या उष्ण जल का ही यूज करें, या चाय पीने के बाद ये महसूस करते हो कि फीलिंग है कि हमको बाथरूम लैट्रिन जाना है, तो ये ऐसा होना चाहिए, आपके हैबिट में होना चाहिए कि उठते ही हमको शौचालय में जाने की जरूरत पड़ जाए, तो आपका ये होना चाहिए। और उसके बाद उठकर आप नित्य क्रम के बाद माउथ वॉश कर नाश्ता लें। उसके बाद जो, क्योंकि मैंने बताया एक चीज को, वात का प्रकोप सुबह रहता है और ये कुलन से जब हो जाता है, और सुबह जो होता है 7 से 8 के बीच में कफ का प्रकोप हो जाता है। ठीक, और जो दोपहर में होता है पित्त का प्रकोप होता है। तो और एक बात है, नहाने के बाद जो होता है, स्नान करने के बाद विशेष ध्यान दिया गया स्नान की क्या महत्व है। स्नान के महत्व को बताते हुए आचार्य चरक लिखते हैं कि जो स्नान होता है पवित्रम वृष आयुष्यम, माने स्नान करने से आदमी का शरीर पवित्र हो जाता है और उसके लिए कहा गया है कि उसकी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाती है। स्नान करने मात्र से, अगर स्नान कर देख लीजिए, उसके बाद आपकी भूख की अग्नि जो होती है काफी बढ़ जाती है। जब अग्नि बढ़ जाती है तो उसमें भोजन को पचाने की शक्ति ज्यादा जाती है। तो जो भी स्नान करने के बाद जो आदमी भोजन करता है उसकी पाचक अग्नि जो होती है बढ़ जाती है और भोजन को पचने में हेल्पफुल होती है। ठीक, उसके बाद कुछ ऐसी चीज है मैं बताता हूं प्रैक्टिकली। मैं ये घी है, अगर घी को दाल में थोड़ा सा मात्रा का प्रयोग करेंगे तो वो अग्नि को दीपन करेगी, माने भोजन को पचाने में से। आज हम लोग देखते हैं कि लोग रोटी में भी घी पोत देते हैं, सब्जी में भी डाल देते हैं, इस तरह है। माने उसका कोई भी चीज जब ज्यादा अति हो जाती है तो उसमें क्या होगा, जब ज्यादा घी खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो घी का इंपॉर्टेंस समझिए, घी उतना ही दाल में डालेंगे जितना वो दीपन करे। अगर ज्यादा घी डाल देंगे तो जैसे मान लीजिए कि आग जल रहा है, थोड़ा सा घी डालेंगे तो और तेज मैंने बढ़े, ज्यादा घी डाल देंगे तो पहले आग बुझ जाती है। तो इसलिए घी का जो प्रयोग है, कहा गया है कि
संस्कारों ही गुणांतर्धानम, चरक विमान में लिखा गया है कि संस्कार के गुणों में अभिवृद्धि हो जाती है। जैसे दाल बन गया, उसमें घी से छौंक दिया तो संस्कार हो गया, यानी वह पाचन क्रिया को और बढ़ा दिया। ठीक, तो हमारा ये उद्देश्य था कि मैंने आहार विहार से संबंधित और जो भी है बातें, आप प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत हैं, किताब भी हमसे आप ज्यादा पढ़कर जानकारी हासिल करने सकते हैं। इस मीटिंग में हमको बहुत खुशी हुई कि इतनी कम उम्र के बच्चे इतना अच्छा वो सीखे हैं, और बड़ा मैं प्रभावित हुआ ऐसे लोगों की बात सुनकर। और सर, मुझे मौका दिया गया, इसके लिए मैं पुनः आपको मैं विहार पर, मैं आहार पर बता दिया, ठीक, विहार पर भी मैंने आपको बता दिया कि दिनचर्या कैसे फॉलो करें, ऋतुचर्या कि किस ऋतु में कौन सा भोजन लें, ऋतुओं के अनुसार। जैसे सर शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतु में आती हैं, तो उस ऋतु के अनुसार क्या भोजन होना चाहिए उस हिसाब से लें, ठीक। और ऋतुचर्या, दिनचर्या मैंने बता ही दिया, और रात्रिचर्या, रात्रि में क्या करें, ठीक। तो बहुत ही आप हमसे ज्यादा ही आप लोग, बहुत हमको अच्छा लगा इस मीटिंग को ज्वाइन कर सर, और भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ और आप लोगों से विदा होने की अनुमति चाहता हूँ। इसी के साथ मेरे सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, विशेषकर डॉक्टर प्रेम प्रकाश सर से। और मुझे कल बात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा, चूंकि सर जो भी हमको समय मिल गया, चूंकि समय की मैं ड्यूटी में भी, अगर आज बहुत दिनों के बाद इन्होंने संयोग से आज संडे को मेरे पास टाइम मिल गया, नहीं तो मेरी ड्यूटी रहती है तो मैं मना कर देता था, लेकिन हमको आपने समय दिया और